अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 11 स्टार्ट करते हैं जी। उसमें 100 ऐड कर लीजिएगा। 111। अच्छा जी, एक छोटी सी डिस्कशन है, वो हम कर लें। थोड़ा सा मसला ये आता है हमें कि ये 78 में ये सवाल किया था। मसला ये आता है हमें कि कभी जो है वो ठीक है, चलें, ये कहीं से उठ के आ गया, पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, कभी जी हम करंट टैक्स खुद कैलकुलेट कर रहे होते हैं। एक सिचुएशन ये आती है, एक सिचुएशन ये देखिए हमने सवालों में कि वो करंट टैक्स हमें कैलकुलेट करके दे देता है और कहता है जो गड़बड़ें थी उनकी एडजस्टमेंट्स के बाद वाला है। अब वो हम लग भी रहा है कि यार ये कैसे हो सकता है, लेकिन हम उसकी मान लेते हैं और टैक्स वही ले लेते हैं, हमारी आसानी होती है। और कभी ऐसा होता है कि हम अकाउंटेंट की गलती को सही करते हैं और फिर उसकी, क्योंकि उसने बात ऐसी कोई नहीं की होती, वो बल्कि यूँ कह देता है कि टैक्स कैलकुलेट हुआ है अदर देन दीज एडजस्टमेंट्स, तो फिर हम उसका इम्पैक्ट भी डालते हैं। तो ये 3 सिचुएशंस हमने देखी हैं मेनली। ठीक है, सबसे पहली सिचुएशन जो 2 सवालों के अंदर हमने देखी, कहाँ गया ये एक तो हमने ये सवाल किया था जो भाग गया मुझसे, फिर मैं वापस चलता हूँ उसको ढूंढने। शाहीन लिमिटेड, ये नए वाला शाहीन, पुराने वाला शाहीन नहीं। अच्छा, शाहीन दोनों ही वैसे नहीं, एक्चुअली आसान था, ये ज़रा इजी शाहीन था, ठीक है ना। पहले शाहीन की परवाज़ सही ऊपर थी, याद है एक्स्ट्रा क्लास के अंदर 2 घंटे लगे रहे थे उस सवाल को, हर एडजस्टमेंट ही नया। तो बहरहाल उसमें बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी जो आइंदा ज़िंदगी में काम आती रहेंगी, उनमें से कोई एक किसी सवाल में आ जाए। खैर, यहाँ पे हमने क्या किया था जी, हमें उसने बैलेंस शीट दी थी और उसके बाद उसने कहा था कि जी ये गलती है, 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 और फिर कहने लगा टैक्स इज़ करेक्टली कैलकुलेटेड एक्सेप्ट एडजस्टमेंट्स डिस्कस्ड अबव। तो हमने कहा था अगर प्रॉफिट्स एक्सपेंसेस बढ़े हैं तो मतलब प्रॉफिट्स कम हुए हैं, और प्रॉफिट्स के कम होने से एक्सपेंस टैक्स एक्सपेंस क्या हुआ है, कम, और हमने उसको हिट कर दिया था डेफर्ड टैक्स। ठीक है, वैसे दिल अभी भी कोई नहीं आज मेरा इस बात को करने का, वैसे बता देता हूँ, ये फ़िलहाल रूल के तौर पे याद तो कर लें, फिर भी आप लोगों ने ज़िद की तो फिर कल तक मज़ीद सोच लें, फिर मैं कर भी दूंगा। असल मकसद पता है क्या है, इस चीज़ का ज़्यादा मसला तब आता था जब IAS 8 FAR 2 में था। तब हम यहाँ पे FAR 2 में जब IAS 8 पढ़ाते थे तो हर एडजस्टमेंट के साथ आपको पता है उस एडजस्टमेंट में क्या होता है, टैक्स का इम्पैक्ट आना ही होता है, क्योंकि इनकम एक्सपेंस मूवमेंट आ रही होती है रेक्टिफिकेशन से। IAS 8 याद है ना, पिछले साल की गलती पकड़ी गई तो सही करो, तो एक्सपेंस हिट हो रहा है, डेप्शन बढ़ रही है, कम हो रही है, रिपेयर रिकॉर्ड नहीं हुई थी, कर लो, हो गई थी, रिवर्स कर दो, तो प्रॉफिट के इम्पैक्ट आते थे। तो तब जब IAS 8 इधर होता था तो साथ में टैक्स रेट भी गिवन होता था, जैसे रिवैल्यूएशन में टैक्स रेट गिवन हो तो आपको नज़र आया कि क्या कुछ करना पड़ता है। तो वो जब IAS 8 इधर होता था तो टैक्स इम्पैक्ट निकलता था, तो वहाँ पे ये बहस की भी जाती थी कि करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स, कब करंट टैक्स को हिट करना है, कब डेफर्ड टैक्स को। अभी ये बिल्कुल इररेलेवेंट हो गया, हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, ये बिला ज़रूरत बात है। फिर भी स्टिल मैं मतलब की बात कर लूँ, अगर आपका दिल करेगा तो आज गुंजाइश निकली तो ठीक है, वरना कल किसी वक्त कर लेंगे बात। मैं वैसे चाह नहीं रहा इस बात को करना क्योंकि ये इररेलेवेंट है, इसीलिए मैं पहले इसको बताकर फिर मैं बाकी रूल्स को इकट्ठा कर रहा हूँ। देखो हमें सिर्फ इतनी बातों की ज़रूरत है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या किया जी हमने, अकाउंटेंट की गलतियों को सही किया। ठीक है, क्या किया जी, अकाउंटिंग वालों की गलतियों को सही किया, और उसने ये लाइन लिखी हुई थी, टैक्स करेक्टली कैलकुलेट हुआ है एक्सेप्ट एडजस्टमेंट्स एज डिस्कस्ड अबव। ठीक है जी, कहता है जी कि इनके अलावा बाकी टैक्स सही निकला हुआ है। तो हमने कहा इसका मतलब इनका इम्पैक्ट लेना पड़ेगा। तो जब भी अकाउंटेंट की गलतियों को, अकाउंटिंग वालों की गलतियों को सही करें और वो कहे कि टैक्स इनके अलावा निकला हुआ है, तो फिर टैक्स का इम्पैक्ट हमने निकालना है और उसको हमेशा डेफर्ड टैक्स पे डाल देना है, बात खत्म होगी। अकाउंटिंग वालों की, हालांकि ये करंट ईयर में गलती सही कर रहे हैं। और एक और सवाल किया, अभी इसके साथ दिखाता हूँ, कौन सा था वो, यही शाहीन, दूसरा से दोनों शाहीन हो गए इत्तेफाक से। ठीक है, दूसरे शाहीन के अंदर हमने वो जब पिछले साल की सेल रिटर्न वाली एडजस्टमेंट सही की थी तो भी हमने टैक्स के इम्पैक्ट को निकाला था, लेकिन उसमें भी हमने हिट किया था डेफर्ड को।
वहाँ आपने सवाल इसलिए नहीं पूछा था कि प्रीवियस ईयर है, यहाँ करंट ईयर है तो पूछ सकते हैं आप, लेकिन मैं कह रहा हूँ करंट हो चाहे फ्यूचर हो, हमने अगर अकाउंटेंट्स की गलतियों को सही किया है तो ऐसे सवालों के अंदर हमने टैक्स का, अकाउंटेंट की गलती चाहे पिछले साल की सही की है चाहे इस साल की सही की है, अगर टैक्स इंपैक्ट निकालना है तो उसका असर डेफर्ड पे डालना है, डेफर्ड टैक्स पे डालना है। ठीक है, तो ये नंबर 1 लिखें पहले, उसके साथ फिर रेफर कर लेते हैं ये दोनों क्वेश्चंस। पहले दूसरा क्वेश्चन भी दिखा लूँगा आपको। दूसरा शाहीन कौन से नंबर पे है? बहुत फासला है इन दोनों के दरमियान आपस में। ये रहा दूसरा शाहीन। इधर देखो, इधर देखो भाई, इधर देखो भाई, इधर देखो भाई, इधर देखो, देखो देखो देखो। वो कहता है यहां पे तो उसने हमसे खुद निकलवाया था टैक्स, याद है? वो बोलो। अच्छा, एक प्रायर ईयर वाली एडजस्टमेंट भी होती है, 3 तरह की चीज़ें होती हैं। बहरहाल यहाँ पे उसने हमसे टैक्स निकलवाया था, लेकिन फ़िलहाल मैं सिर्फ आपको रूल बताने की हद तक कह रहा हूँ। यहाँ पे भी हमने क्या किया था, अकाउंटेंट की गलती को सही किया था, ऐसे ही है। अब उसने टैक्स निकाल के ही नहीं दिया हुआ था, बल्कि टैक्स रेट दिया था, और हमने ये बड़े लंबे चौड़े तरीके से करके ये टैक्स निकाला था। ठीक है, और सही है ना? और उसके साथ ही साथ हमने उस एडजस्टमेंट का असर भी, जो एडजस्टमेंट हमने सही की थी, इसका असर भी हमने टैक्स को डाला था, लेकिन कौन से वाले को? डेफर्ड टैक्स को। ऐसे ही किया था। ये हमने पास पेपर 5 में किया। हमने अकाउंटिंग वालों की गलती सही की, प्रीवियस ईयर की थी। टैक्स क्योंकि निकला हुआ नहीं था, हमने निकाला, सही करना था, उसका इम्पैक्ट डालना था ना, तो हमने किसको हिट किया था? डेफर्ड को। फिर हमने अगला सवाल किया, ये कंपैरिजन ज़रूरी है इन चीज़ों का, लेकिन ये ना आज वैसे ही कर रहा हूँ मैं। आपके साथ ये कंपैरिजन ना भी करें ना, तो आप जिस सवाल में होते हैं उस सवाल के अंदर आप ऑटोमेटिकली चल ही ऐसे रहे होते हैं कि आप उसी तरफ चले जाते हैं। लेकिन चलें, कोई बात नहीं, ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए तो। 5 समझ आ गया? गलती सही की, हालांकि पिछले साल की थी, डेफर्ड टैक्स को हिट किया। इधर गया 13 है जी। यहाँ पे भी क्या किया हमने? गलती सही की, हालांकि करंट ईयर की थी, लेकिन चूंकि टैक्स वो कह रहा था कैलकुलेट कर लिया, इनके अलावा इनका असर निकालना है, तो बहरहाल इसका इम्पैक्ट तो डालना था हमने, तो इम्पैक्ट डाला किस पर? डेफर्ड टैक्स पर डाला था। ठीक है, तो रूल नंबर 1 लिखें। अगर अकाउंटिंग वालों की गलती सही करें और प्रॉफिट और टैक्स पर और टैक्स का इम्पैक्ट निकालना हो, अगर अकाउंटिंग वालों की गलती सही करें, ये कहीं अलग लिखिएगा, 3 रूल्स आने हैं, 3 चीज़ें आनी है ताकि कन्फ्यूजन ख़त्म हो। ये ठीक है ना? नंबर 1 क्या लिख रहे हैं? अगर रेक्टिफिकेशन करें, यानी अकाउंटिंग वालों की गलतियां सही करें और टैक्स इम्पैक्ट निकलना हो, तो उसे डेफर्ड टैक्स पर हिट करना है, तो डेफर्ड टैक्स को हिट कर लेना। ठीक है जी। अगर हम रेक्टिफिकेशन करें, यानी अकाउंटिंग वालों की गलतियां सही करें और टैक्स का इम्पैक्ट निकालना हो, तो उसे डेफर्ड टैक्स को हिट कर दें। ठीक है, सही है। साथ ही ये लिख लें, चाहे करंट चाहे प्रायर ईयर की एडजस्टमेंट हो, प्रायर ईयर की रेक्टिफिकेशन हो। ठीक है, चाहे करंट ईयर की रेक्टिफिकेशन करें चाहे प्रायर ईयर की। और इसके लिए रेफरेंस में कौन कौन से क्वेश्चंस लिखेंगे आप? पास पेपर 5 शाहीन और पास पेपर 13 शाहीन। बस शाहीन ना लिखें, 5 और 13 लिखें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। अच्छा, एक और बात, अभी अगली बात भी सुनो, मैं नहीं बता रहा ना वो बात, तो साथ अगली बात भी तो सुनो ना, तसल्ली वाली। अगर किसी बच्चे ने यहाँ पर डेफर्ड टैक्स की बजाय करंट टैक्स भी हिट कर दिया,
तो मेरे ख्याल के मुताबिक पनिश नहीं करेगा, इतनी कोई अहम बात होती नहीं है असल में ये, ठीक है ना। इसलिए मैं फ़िलहाल ज़रूर उलझा ही नहीं रहा आपको, मैं कह रहा हूँ चलो रूल बना लें, ठीक है जी। यहाँ तक कोई मसला है जी? ये पास पेपर शाहीन 4 है, अच्छा। अच्छा जी, उसके बाद पास पेपर 9 कहाँ है? ये रहा। गलतियां तो बच्चों इसमें भी सही की थी, क्या ख्याल है? की थी ना? ठहरो, ये क्लिफ्टन फार्मा नहीं, एक और सवाल है, पहले उस पर आए ना। मैं जो चीज़ वो प्रायर ईयर CTE प्रायर किस में था? पेज नंबर आ जाएं 658 पर, क्लिफ्टन फार्मा वाले सवाल में आए ज़रा। अच्छा, ये तो दूसरी बात बतानी है। मुझे बताए CTE प्रायर किस सवाल में आया था, मैं वहाँ पे भी एक रूल बताता चलूँ आपको। क्वेश्चन 4 में ही था, हाँ इसी में ही था, अभी तो पढ़ के गए। अच्छा, अगली बात यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे कहते हैं जी 2000, वो जो CTP आ रहा था, याद करो, याद है? बोलो। यहाँ पे आके उसने क्या कहा था? यहाँ पे आके उसने कहा था ड्यूरिंग द ईयर 5 million was paid in full and final settlement of liability against which provision of 7 was created। क्या ये गलती थी जिसको अब हमने सही करना है इस साल में? बोलो, क्या ये गलती हो गई है? नहीं, क्या है फिर? प्रोविजन यानी एस्टीमेट था, पिछले साल में हमारा एस्टीमेट था। इस एस्टीमेट में चेंज आया हमारी वजह से नहीं, टैक्स वालों की वजह से। तो यहाँ पे हमने CTE DTE का चक्कर नहीं किया था, बल्कि एक अलग ही आइटम निकाला था, उसका नाम क्या था? CTE प्रायर। अब शाहीन और शाहीन के कंपैरिजन में, यानी कि शाहीन की दूसरी एडजस्टमेंट और शाहीन की कंपैरिजन के अंदर ये डिफरेंट क्यों है? वहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, DTE को हिट कर दो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने क्या किया? गलती को सही किया। गलती को सही किया तो प्रॉफिट पे इंपैक्ट डाला, वो हमारी गलती थी, उसको सही करना था। तो हमने कह दिया उसूली तौर पे क्या है जी, प्रॉफिट अगर बढ़ा है तो टैक्स बढ़ाओ, प्रॉफिट अगर कम हुआ है तो टैक्स को कम करो, लेकिन हिट करो DTE को, ठीक है। लेकिन यही सवाल के अंदर इसके बारे में ऐसी एंट्री नहीं की थी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये गलती नहीं है जिसको सही कर रहे हैं हम, इसको क्या कह रहे हैं, ये इसीलिए तो रिटेन अर्निंग को हिट नहीं करते थे। हम क्या कह रहे थे, हमारे अंदाजे में तब्दीली हो गई थी, मतलब पिछले साल अंदाज़ा जो लगाया था उससे ये अंदाज़ा थोड़ा बदल गया है। इस वजह से इस साल के टैक्स के अंदर ही प्रायर के नाम से अलग लाइन आइटम डाल के वहीं पर इस साल की इनकम स्टेटमेंट के फेस पे से शो करो। हालांकि रिटेन अर्निंग्स, वरना थोड़ी देर पहले जो मैंने एंट्री दिखाई है उसमें हमने क्या कहा था, इस सवाल के अंदर क्या किया था, पिछले साल की गलती सही हुई थी ना, यहीं पे थी यार, अभी तो देखा है मैंने, ये पिछले साल की गलती सही हुई थी ना, तो टैक्स के इंपैक्ट को कहां डाला? रिटेन्ड अर्निंग्स को, ऐसे ही किया था। लेकिन जब ये वाली एडजस्टमेंट आई थी तो यहां पे हमने क्या कहा था, CTP डेबिट करके CTE प्रायर क्रेडिट करो, यहां रिटेन्ड अर्निंग्स को तो हिट नहीं किया था। फर्क समझ आ रहा है दोनों में? ठीक है, ये दो चीज़ें होगी ना। तीसरी की तरफ तो अब बाद में जाते हैं, वो तो हम ये कहेंगे कि कब हमने वो IAS 12 जैसा सवाल करना है, वो तो बाद की बात है, ठीक है ना। अभी तो मैं ये वाले सवालों की बात कर रहा हूँ आपके साथ। मैंने अब 3 तरह की एडजस्टमेंट्स आपको दिखाई हैं, मतलब 2 तरह की एडजस्टमेंट्स हैं 3 जगह पे। पहली एडजस्टमेंट मैंने आपको वो दिखाई, शाहीन 13 वाला और शाहीन 5 वाला, हमारी गलतियां थी, हमने सही किया। जब हमने सही किया तो हमने कहा डेफर्ड टैक्स को हिट कर दो, चाहे करंट ईयर की है चाहे फ्यूचर ईयर की है, किसको हिट करो? डेफर्ड टैक्स को। कहानी खत्म। अब अगली बात ज़हन में आती है, ये भी तो टैक्स की एडजस्टमेंट थी। जब इसने गलती को सही किया है तो इसमें क्यों नहीं रिटेन्ड अर्निंग्स को हिट किया और डेफर्ड टैक्स को हिट किया? असूल है अगर, तो भाई ये गलती थी ही नहीं, हमने उसको सही किया ही नहीं। ये तो एस्टीमेट था पिछले साल, वो चेंज हो गया इस साल, तो हमने इस साल चेंज इन एस्टीमेट का असर इसी साल के ऊपर डाल दिया।
तो ये इसलिए फ़र्क है। ठीक है, तो दूसरा उसूल लिखें, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स ब्रैकेट में एस्टीमेट लिखो, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स ब्रैकेट में एस्टीमेट चेंज हो, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एस्टीमेट चेंज हो, तो हमने क्या कहा था जी, CTE प्रायर को हिट करो, फिर डेफर्ड टैक्स की तरफ नहीं गए थे। ठीक है ना, तो बोलो सही है, वहाँ पे डेफर्ड टैक्स में जाते हैं ना, पिछले साल की गलती है तो रिटेन अर्निंग्स को हिट करते हैं, एक्सपेंस को, और अगर इस साल के तो फिर रिटेन अर्निंग्स को हिट नहीं करते, लेकिन डेफर्ड टैक्स की कहानी पे पक्की रखनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हालांकि पिछले साल से रिलेट करता है ये मामला, इस साल में सही कर रहे हैं भाई, सही नहीं कर रहे, एस्टीमेट की चेंज को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर CTE प्रायर अलग से एक चीज़ आ गई थी फेस के ऊपर इनकम स्टेटमेंट में, याद आ रहा है? चले, इसके आगे आप क्या लिखोगे, पास पेपर 4 एडजस्टमेंट नंबर, ज़रा देख के बता दो, मुझे वापस जाना पड़ेगा। पास पेपर 4 एडजस्टमेंट नंबर कौन सी थी जिसमें ये लिखा हुआ है? 6 है, जिसमें ये लिखा हुआ था वो कि पेमेंट ऑफ 5 million वॉज पेड अगेंस्ट फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, वो 6 में लिखा हुआ है ना, बस 6 का पहला पार्ट आ गया। ठीक है, इससे एंट्री निकली हुई है, वो सारा कुछ हुआ है सवाल के अंदर। ठीक है, चलें जी, ये तो वो सवाल हो गए जी जिन सवालों के अंदर उसने कहा हुआ था कि बस गलती सही कर दो, या टैक्स निकाल के भी गलती सही की। बहरहाल फिलहाल अगर आप सिर्फ इस 13 को देखें ना, आप कंपैरिजन में ये लेकर चलते हैं। इसमें उसने क्या कहा है, टैक्स इज़ करेक्टली कैलकुलेटेड एक्सेप्ट एडजस्टमेंट डिस्कस, यानी वो कह रहा है कि टैक्स हमने करेक्टली कैलकुलेट कर लिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब इससे हट के एक और सवाल देखते हैं। ये हमने क्लास में किया था पहले, हाँ जी, मिंट लेमोनेड, पुरानी बात है। इसमें हमें टैक्स खुद कैलकुलेट करना पड़ा था। अब एक तरफ शाहीन है और एक तरफ मिंट है। शाहीन में आपने करंट टैक्स की कैलकुलेशन करके टैक्स खुद नहीं निकाला, ऐसा ही है, लेकिन मिंट लेमोनेड में आपने खुद निकाला। निशानी क्या थी सवाल की? रिक्वायरमेंट पढ़ के तो वैसे ही समझ आ जाती है ना, लेकिन रिक्वायरमेंट पढ़े बगैर अगर बात करें तो इन सवालों के अंदर आपको नज़र आ रहा है टैक्स वालों के रूल्स का नज़र आना असल में। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो एज़ पर टैक्स लॉज ये हुआ, एज़ पर टैक्स लॉज ये हुआ, एज़ पर टैक्स लॉज ये हुआ, एज़ पर टैक्स डेप्रिसिएशन आ रही है, ये टैक्स वालों की बातें आ रही हैं। तो इससे पता लगता है आपको कि वो आपसे PBT निकलवाएगा, फिर आप उस PBT को करंट टैक्स की वर्किंग में ले जाएंगे, वहाँ से आपको ऐड लेस करके करंट टैक्स निकालना पड़ेगा। तो इसलिए नॉर्मली इस तरह के सवालों में सिर्फ क्या मांगता है आपसे, स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की स्टेटमेंट मांगता है। हाँ, अलग बात है कि नोट देखकर आपको समझ लग गई थी कि IAS 12 का सवाल है। पिछला सवाल देखें, मैंने डिस्कस कर दिया था, रिक्वायरमेंट पढ़ें, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम सिर्फ और करंट और डेफर्ड टैक्स। इसमें भी निशानी क्या थी, सवाल बता रहा था, ये देखो सारा पॉइंट ही किसके ऊपर था, टैक्स अथॉरिटीज़ कह रही हैं जी ये इनिशियल डेप्शन देती हैं, ये देती हैं, वो देती हैं। ठीक है, और कहीं पे ऐसी लाइन भी नहीं लिखी होती कि करंट टैक्स कैलकुलेट हो गया हो, तो सही है। हाँ, बाकी अब फिर आपकी मर्ज़ी है, इस पे लिख लें अगर तो बेहतर है कि ये टाइप जो है, इस टाइप के अंदर 2 ही सवाल हमारे फॉल कर रहे हैं। एक क्वेश्चन नंबर 11 है, दूसरा 10 है। और ये टाइप क्या है, इसमें हमने स्टेप 1 में P&L बनाया था, याद आ रहा है? और बोलो, और स्टेप 2 में हमने कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स। ठीक है, क्योंकि P&L बनाया, वहाँ से क्या मिला हमें, PBT, वो PBT लेकर गए हम स्टेप 2 में, और वहाँ पे हमने करंट टैक्स कैलकुलेट किया था। ठीक है, यही काम हमें क्वेश्चन नंबर 12 में भी करना पड़ा, 10 में भी करना पड़ा। ठीक है, तो पास पेपर 10 और पास पेपर 11, ये 2 टाइप के सवाल वो हैं जिनमें आपको करंट टैक्स निकालना पड़ा। ठीक है, और इन दोनों की निशानी क्या है, यहाँ पे आपको टैक्स वालों के रूल्स नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा
या तो उसने आपको टैक्स निकाल कर ही दे दिया, कोई सवाल देखो, बहुत सारे सवाल थे ऐसे हमने किए हुए हैं, ठीक है, उसने सीधे ही टैक्स निकाल कर दे दिया, बाईजन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये है, ये सवाल हमने किया, इसके अंदर नहीं है, था ही नहीं, एडजस्टमेंट ही नहीं थी। ये सवाल किया, प्रोविजन फॉर करंट टैक्स आफ्टर मेकिंग फॉर अबव डिस्कशन एडजस्टमेंट्स इज 16.5, उसने सब कुछ निकाल के दिया होगा, हमने नहीं निकाला था। शाहीन लिमिटेड, इसमें उसने थोड़ा सा फनकारी लगाई थी, लेकिन अगेन उसने ये वाली बात बता दी थी कि पीबीटी से टैक्सेबल प्रॉफिट तक आते हुए ये डिफरेंस है, यानी अल्टीमेटली एड लेस उसने यहाँ पे भी नहीं करवाया था, बस थोड़ी फनकारी थी यहाँ पे, वो हमने अलग से देखी थी। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 6 देखा, इसमें था टैक्स, ये देखो, टैक्स चार्ज फॉर द करंट ईयर आफ्टर मेकिंग ऑल रेडी एडजस्टमेंट्स एट 1440, टैक्स निकाल के दे रहे, ठीक है, टैक्स निकाल के दिया, कभी कोई गलती नहीं है, वो कह रहा है जी टैक्स आफ्टर मेकिंग दीज एडजस्टमेंट्स, तो हमने गलतियां सही करने का असर भी नहीं डाला, या उसने बोल दिया टैक्स चार्ज इतना है या जितना भी है वो इस गलतियों के एडजस्टमेंट के अलावा है, तो हमने उसकी एडजस्टमेंट्स को भी किया, गलतियों को भी सही किया और उसका इम्पैक्ट टैक्स पे भी लिया और उसमें हमने डेफर्ड टैक्स को हिट कर दिया। तीसरा सिनेरियो आया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और 11 वाला, जिसके अंदर क्या देखा हमने, ये देखो यहाँ पे भी 9 में भी क्या लिखा हुआ, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स फॉर द ईयर हैज बीन एस्टिमेटेड एट 18 मिलियन, यानी कि इन सारे सवालों में ये करंट टैक्स निकाल के दे देता था, इनमें तो निकला हुआ था, एक दो जगह पे उसने ये कह दिया कि निकाला हुआ है करंट टैक्स लेकिन इसमें एडजस्टमेंट्स नहीं की ऊपर वाली, तो वो एडजस्टमेंट्स करके हम कहते थे कि जी अब अगर प्रॉफिट एडजस्ट हुआ है तो टैक्स भी एडजस्ट करो, उसका उसूल क्या बताया, डेफर्ड टैक्स को हिट कर देना, ठीक है। और तीसरी किस्म ये है जिसके अंदर वो हमसे करंट टैक्स खुद कैलकुलेट करवाता है, इसकी निशानी बहुत बड़ी है, आपको टैक्स वालों के रूल्स गिवन होते हैं, आप फिर कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस वगैरह का डाटा आपके पास गिवन होता है, लेकिन ऐसे सवालों में नॉर्मली क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है ऑलरेडी, पहले पीबीटी निकालो फिर उसको ले जाओ करंट टैक्स में, फिर वो टैक्स के हिसाब से सवाल देखो, याद आ रहा है सवाल ये भी किया था मिंट लेमोनेड भी, और ये भी कितना टाइम लग जाता है आपको, ठीक है, जब इतना टाइम लगना होता है तो फिर वो नॉर्मली सिर्फ इनकम स्टेटमेंट मांगता है और साथ करंट टैक्स की कैलकुलेशन करवा लेता है, फिर बैलेंस शीट की तरफ नहीं जा रहा होता। लेकिन इनकी निशानी क्या है, इनकी निशानी ये टैक्स आपको खुद निकालना पड़ता है, इनकी निशानी होती है टैक्स के रूल्स का नज़र आना, तो उसमें स्टेप 1 में आप पीएनएल बनाते हैं, पीबीटी निकाल के फिर ले जाते हैं करंट टैक्स की कैलकुलेशन में, और फिर उस वहाँ से टैक्स निकलता है, फिर उसकी एंट्रीज करके वो कंप्लीट कर लेते हैं आप स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है जी। एक और चीज़ भी यहाँ पर कर लें ऐड, मैंने 3 चीज़ें कर दी ना, पहली चीज़ क्या हुई, एस्टीमेट चेंज सीटीई प्रायर में होगा, और तीसरी चीज़ हमने क्या अभी अभी बोली है कि अगर टैक्स रूल्स एटसेट्रा गिवन हो तो वो करंट टैक्स हमसे निकलवाता है, ठीक है। अगर टैक्स रूल्स वगैरह गिवन हो सवाल में तो इसका मतलब वो करंट टैक्स हमसे कैलकुलेट करवाना चाह रहा है, टैक्स रूल्स अगर गिवन हो, नॉर्मली ऐसे ही होता है सवालों में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इसके लिए हम पास पेपर 10 और पास पेपर 11 रेफर कर देते हैं, ठीक है। कुछ समझ आ रही है, थोड़ा तसल्ली हो रही है। बस एक और चीज़ अब आप लिख लो, और वो चीज़ है जो आइटम्स आउटसाइड प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, समझ आती है वो क्या है, पता है क्या चीज़ का नाम ले रहा हूँ मैं, किसे कहते हैं, अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसमें हमारे सिलेबस में तो 2 ही चीज़ें थी, एक इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स OCI वाला या डिबेंचर्स भी हो सकता था, और FET OCI वाला गेन लॉस, और दूसरा अपना IAS 16 रिवैल्यूएशन, ठीक है। ये IAS 16 वाला रिवैल्यूएशन पड़ा हुआ था FAR 1 में, उसमें भी टैक्स रेट के आने की वजह से चेंज आ गई, और दूसरा हमने इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स पढ़ा था, टैक्स रेट का इम्पैक्ट उसके ऊपर भी आ रहा होता है, तो ये भी टैक्स, यानी टैक्स की डिस्कशन अब फाइनल अकाउंट के हिसाब से पूरी कर देना। तो चौथी बात जो है वो हम
लिख लेते हैं, एज अ रूल लिखें आप कि फॉर आइटम्स आउटसाइड OCI, आउटसाइड P&L सॉरी, यानी कि OCI आइटम्स, फॉर आइटम्स आउटसाइड P&L OCI आइटम्स, इफ टैक्स रेट इज गिवन इन क्वेश्चन, तो क्या करें? ओहो जगह ही नहीं है, इधर से यूं घुमाएं, गाड़ी को ऐसे निकालें, यूं निकालें, ऐसे ले जाएं, यूं करें, और यहाँ पे बताता हूँ क्या करना है। ठीक है, फॉर आइटम्स आउटसाइड, यानी कि आप कहीं पे बना लें टेबल छोटा सा, ठीक है। फॉर आइटम्स आउटसाइड P&L यानी OCI वाले आइटम, जो कि 2 ही हैं हमारे, अगर टैक्स रेट सवाल में गिवन हो तो मुसीबत पड़ जाती है, लेकिन अब आपको आदत होगी उस मुसीबत की, पता है ना आपको। सरप्लस अगर आया तो फिर टैक्स रेट है तो नेट सरप्लस होगा, अगर फेयर वैल्यू गेन लॉस आया है तो हमने एक सवाल में कल परसों ही किया है, लॉस आ रहा था, गेन वाली एंट्री भी करवा देता हूँ, ठीक है, लॉस वाली भी कर लेते हैं। तो फाइनल अकाउंट प्लस IAS 12, ये डिस्कशन चल रही है ना कि फाइनल अकाउंट चल रहा हो और बीच में IAS 12 मिक्स हो जाए। तो वो IAS 12 कब मिक्स हुआ था? एक तो पास पेपर 10 और 11 में, जब उसने हमें टैक्स कैलकुलेट करवाया था, और दूसरा ये आइटम्स आउटसाइड P&L के अंदर वो आके हिट कर जाता है हमें इन सवालों के अंदर। तो वो 2 तरह के हैं। पहली बात तो ये कि ये डिस्कशन है फाइनल अकाउंट और IAS 12 के मिक्सचर की, और ये मैं बात कर रहा हूँ OCI के आइटम्स की, ठीक है। इनको जो हमने नाम दिया है वो क्या है? आइटम्स आउटसाइड P&L, इसको ये भी कहा जाता है, किताबों के अंदर लिखा हुआ ये नाम, ठीक है। 2 तरह के थे जी ये। पहला एसिड रीवैल्यू हो गया था हमारा, तो अगर एसिड रीवैल्यू हुआ है तो इसकी एंट्री क्या सीखी थी आपने भाई? गेन ही करवा लो, गेन ही करवा लो। एसिड बढ़ गया तो एसिड डेबिट, और सरप्लस इन OCI क्रेडिट नेट अमाउंट से। अच्छा तरतीब वही ठीक है, तरतीब वही रखें, DTL क्रेडिट और सरप्लस इन OCI नेट अमाउंट से क्रेडिट, ठीक है। मिसाल के तौर पे 100 रुपये का गेन आया, 30 रुपये टैक्स रेट है, तो 70 OCI में नज़र आएगा, ठीक है। इसके लिए ये पास पेपर 11 ही ये देखो किया हुआ है, मिंट लेमोनेड, ये याद होगा आपको। ये देखें, ऑफिस बिल्डिंग नेट बुक वैल्यू 900 है और रिमेनिंग लाइफ 12 है, डिसाइडेड टू ऑप्ट रीवैल्यूएशन मॉडल और डिटरमिन दैट 1200 मिलियन इसकी फेयर वैल्यू होगी। याद है जी, ये इस एडजस्टमेंट के अंदर हमने ये वाली एंट्री की थी, ये वाली एंट्री की थी। तो लिख लें यहाँ पे आकर, पास पेपर 11, पेज नंबर भी बता दो ना, पता नहीं कौन से चैप्टर में पास पेपर 11 ढूंढते रहोगे। 662 पास पेपर 11, एडजस्टमेंट नंबर 5 थी ना अभी, 5। और अगर इन्वेस्टमेंट है या डिबेंचर है OCI वाला, ठीक है, इन्वेस्टमेंट है इन शेयर्स या इन्वेस्टमेंट है इन डिबेंचर्स। देखो अगर आपने डिबेंचर इशू किया हुआ है, चलो छोड़ो, इन्वेस्टमेंट है, आपने शेयर्स खरीदे हुए हैं या डिबेंचर्स खरीदे हुए हैं, ठीक है, और OCI वाले, मतलब FVT OCI में दोनों जा सकते थे ना, ठीक है, OCI वाले, तो उसकी एंट्री क्या सीखी थी हमने कहा था जी इन्वेस्टमेंट डेबिट, अगर इन्वेस्टमेंट पे गेन आया है तो टैक्स रेट गिवन हो तो DTL क्रेडिट, और बकाया फेयर वैल्यू रिजर्व OCI के अंदर वो नेट लेकर जाना। ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, वही 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट में गेन आया, 30 रुपये DTL में और 70 फेयर वैल्यू रिजर्व, ठीक है जी। हमने कल कौन सा सवाल किया, डिस्कस किया है कोई सवाल कल परसों में, लॉस आया था उसमें, पास पेपर 4 था आई थिंक, ये शाहीन परसों नहीं किया, फिर उससे भी पहले किया होगा, आया तो था ये सुभान अल्लाह, लिखा भी हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, ये एंट्री
अच्छा ये एंट्री ज़रा उलट है माजरत के साथ, इसमें ना लॉस आया था, मैंने गेन वाली एंट्री कराई है। चलो ये भी लिख देता हूँ वहाँ पे जाके, ठीक है। अगर लॉस आ जाए तो क्या एंट्री हो जाती है, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट, लेकिन DTL को भी हमने डेबिट किया हुआ था, ठीक है। तो गेन हो चाहे लॉस हो, ओके। तो पास पेपर ये पेज नंबर वगैरह देख के मुझे बताना है, ठीक है ना। एडजस्टमेंट नंबर 8 है। ये तो हो गया ना इन केस ऑफ गेन। इन केस ऑफ लॉस क्या होगा, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो रही होगी, ठीक है। लेट्स से क्या, चलो लेट्स से इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो रही है 100 से, तो DTL को डेबिट करोगे आप 30 से, लेट्स से टैक्स रेट 30 है, तो बाकी कहाँ चला जाएगा, फेयर वैल्यू रिजर्व बैलेंसिंग OCI में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप बेशक लिख लें पास पेपर, पेज नंबर कौन सा था ये पास पेपर का, 651, पास पेपर 4, एडजस्टमेंट नंबर 8, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ डिस्कशंस थी हमारी फाइनल अकाउंट और टैक्स के रिलेटेड। दूसरे का लॉस लिखना है तो लिख लो, फिर वो गेन लिखा हुआ था, लॉस लिखना है तो उसका लॉस की एंट्री भी ऐसे ही होती थी। इन्वेस्टमेंट या डिबेंचर दोनों FVT, कोई बात नहीं, आपको याद नहीं आ रहा, जब आप टॉपिक रिवाइज करोगे तो पता लग जाएगा कि शेयर्स में FVT OCI था, डिबेंचर्स में भी FVT OCI था, बेचते हुए भी खरीदते हुए भी, जहाँ जहाँ भी OCI था, बस वो आप वहाँ से याद आ जाएगा आपको। OCI जब हिट होना है ना, तो टैक्स अगर गिवन हो रेट तो फिर एंट्री तरह इस तरह से हो जानी है, ठीक है। मैंने इसके लॉस की एंट्री नहीं की, पता ही है उलट हो जाएगी, अब बस काफ़ी हो गया, ठीक है। चलें अब IFRS 15 शुरू करें, बहुत हो गया ये, ऐसे ही अब ऐसी ही है बात, ऐसी बातें रह गई, अब क्या कर सकते हैं, अब बातें ख़त्म हो गई हमारी। IAS 37 का एक सवाल करना है हमने, ठीक है। तैयार हो गया ना 150 पे, भाईजान है ना, टाइम नहीं, चलो यार फिर पानी पी लेने इतनी देर, वही दे दो मुझे यार। जी भाई पानी पीना है ना, मज़ा है। मतलब कुछ लोग होते हैं ऐसे, उन्हें ये नहीं पता कि बद्दुआएं भी लोग दे रहे होते हैं। कुछ शरीफ आदमी डर से बोलता ही नहीं होगा इनके, हैं रफ़ी हो गया जैसे, ये एडा शरीफ है, बोल रहा है नहीं रहता। यार ये ना मुझे आपने क्लास के एंड पे ज़रा याद करवाना है, ये ग्लास का तो पूछूं, इतने दिन से क्यों नहीं धुल सका। कंट्रोल वीकनेस, आजकल तो दिमाग के कंट्रोल्स वीक हुए पड़े हैं। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा ये ना कंक्लूजन के नज़दीक, अब थोड़ा सा तसल्ली भी होना चाहिए, यहाँ हो गया। आखिरी टॉपिक भी काफ़ी हद तक चल पड़ा हुआ है, ठीक है। उधर से FAR 1 भी आखिरी टॉपिक आज समझो हो गया हुआ है, तो अब थोड़ा सा अब चीज़ों को ख़त्म करने की टेंशन है। मतलब कोई छोटी मोटी चीज़ कहीं कहीं रहती है, मतलब ख़त्म तो होना है 4-5 को जाके, वैसे ख़त्म हो जाना। जी वही भाईजान IFRS 15 पढ़ लें अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो, मुझे मिल ही नहीं रहा, ये मिल गया। तो पास पेपर 10-11 मैंने आपको पढ़ाया जिसमें टैक्स रूल्स गिवन होते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको पास पेपर 9 और 6 दिखाया आई थिंक, जिनमें टैक्स रूल्स गिवन नहीं होते, CTE कैलकुलेट करके दे देता है, ठीक है। उसके बाद 13 और 4 के अंदर हमने ये उसूल देखा कि अगर वो कह दे टैक्स कैलकुलेटेड है लेकिन गलतियों का मसला है, तो हम फिर उन गलतियों का इम्पैक्ट निकालते हैं प्रॉफिट पे भी और टैक्स पे भी। लेकिन उसूली तौर पे बस बात याद रख ली, किस पे हिट करना है, डेफर्ड टैक्स पे। तो यहाँ इतनी बातों के अंदर जो काम की थी, एक बीच में मैं ये भी शुरू कर दूँ ना अगर, कि करंट कब और डेफर्ड कब, तो फिर आपने बाहर ऐसे जाके तारे गिन रहे हैं, लोगों ने कहना पागल ही हो। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि वो बात ना करें खाम में, वो वैसे खाम खा एक बात है, जो ज़रूरी बातें थी वो कर ली,
फिर हमने चौथी बात क्या की कि अगर टैक्स रेट आ जाए और आउटसाइड प्रॉफिट एंड लॉस वाले आइटम्स सवाल में मौजूद हैं तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है, तो ये टैक्स की मोटी मोटी बातें हैं सारे फाइनल अकाउंट्स के अंदर, इसके अलावा तो कोई और बात नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, तो फिर खैर से यहाँ पे थे हम, यहाँ पे नहीं थे, यहाँ पे हम अब आ गए हैं जी बच्चों। स्टेप 3 डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। 5 स्टेप्स थे। स्टेप 1 आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। याद है उसके अंदर हमने कहा था 5 चीज़ें, मैंने कहा ज़रा याद भी है कि नहीं, 5 चीज़ें होनी चाहिए। अप्रूवल हो, सेलर आइडेंटिफाई करे दोनों के राइट्स, सेलर आइडेंटिफाई करे पेमेंट टर्म्स, सेलर को उम्मीद हो पैसे आ जाएंगे, कमर्शियल सब्सटेंस हो, और एक छठी चीज़ नहीं होनी चाहिए थी कि होली अनपरफॉर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट हो और लिखा हो कि कोई एक उसको कैंसिल कर सकता है विदाउट कंपनसेशन टू अदर। उन्होंने कहा एक एग्रीमेंट है, चलो निकलो यहाँ से। ठीक है, लेकिन 2 एक्सेप्शंस भी थी कि 5 में से कोई एक शर्त नहीं है, स्टिल रेवेन्यू रिकॉर्ड होना है। कब? जब सेलर ने डिलीवरी कर दी, कस्टमर ने पैसे दे दिए, वो नॉन रिफंडेबल हैं तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, या जब एडवांस आया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया है, तो जिस दिन टर्मिनेट हुआ उस दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो सेलर। ठीक है, यही बस हमने पढ़ा था स्टेप 1 में। स्टेप 2 क्या था? डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। इंशाल्लाह वो भी हम मुश्किल वाला काम कर चुके हुए हैं। वैसे ही आपको ज़ियारत कराता हूँ, यही है ना, ये मैं आया हुआ था फिर मैं ढूंढने निकल पड़ा हूँ। स्टेप 2 क्या है? अपना स्टेप 1 क्या था? आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। स्टेप 2 क्या है? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करो, उम्मीद है कल करेंगे। ठीक है, स्टेप 3 क्या था? डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये हम ऑलरेडी पहले दिन से यही तो कर रहे हैं। क्या मतलब वो जो नहीं, वो तो एलोकेशन है, स्टेप 4 है। उसके बाद ही हमने एक सवाल शुरू कर दिया था कि गुड्स डिलीवर आज हो गई हैं, पेमेंट बाद में है, खींच के आज पे लाओ, सेल को प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करो और फिर इंटरेस्ट इनकम बुक करो। अच्छा, गुड्स बाद में है, कैश आज आ गया है, तो गुड्स को, सेल को फ्यूचर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना। आज आपने ये लायबिलिटी इनकर कर लिया, समझो आपके ऊपर लायबिलिटी आ गई है, और इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करते करते जाओ। ये क्या था? ये बेसिकली था टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट फॉर डिटरमिनिंग ट्रांजैक्शन प्राइस। हम ट्रांजैक्शन प्राइस ही तो डिटरमिन कर रहे थे। ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है? जिस पर सेल ने बुक होना है। तो अगर गुड्स आज पैसे बाद में, तो हमने कहा था सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है। ट्रांजैक्शन प्राइस जिस पर सेल रिकॉर्ड होनी है वो और है, निकाला था, डिटरमिन कर रहे थे ट्रांजैक्शन प्राइस। 2 साल बाद गुड्स डिलीवर करनी है, हम कह रहे हैं भाईजान आज पैसे ले रहे हैं, 2 साल बाद ये चीज लेने जाओगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे, मतलब महंगी मिलेगी। तो रेवेन्यू किस पे रिकॉर्ड करना है? फ्यूचर वैल्यू पे। क्या कर रहे थे? ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन कर रहे थे, और उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को देख रहे थे, इंटरेस्ट को, डिस्काउंटिंग को। ठीक है, तो ऐसी तरह मेरा दिल कर रहा है दिखाऊं आपको। ये फैक्टर्स हमने कंसिडर करने हैं वाइल डिटरमिनिंग ट्रांजैक्शन प्राइस, जिसमें एक क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तो बहुत सारे सवाल किए थे, अब मुझे याद भी नहीं है। पेज नंबर बता सकते हो तो बता दो। एग्जाम्पल कोई 3-4 एग्जाम्पल्स एक जैसी थी, वो जिसमें 12 भी किया था, 6 के साथ 12 किया था। कौन कौन सा था? 4, 5, 6, 12 कुछ ऐसा था। चलो देख ही लेते हैं फिर, आपने तो देखना नहीं है जी। कौन सा पेज? वो एंड वाला है ना, 480। गुड, शाबाश, आ गए हो आप जी। इधर पेज जी, ये लिखेगा तो ही कुछ करूंगा ना जी। क्या फरमा रहे हैं आप? पेज नंबर, पेज 486 या 3? बड़ी मेहरबानी। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7, फिर 12 भी किया था, याद है, जंप करके। तो ये क्या कर रहे थे? हम डिटरमिन कर रहे थे ट्रांजैक्शन प्राइस, और उसमें क्या फैक्टर कंसीडर कर रहे थे? एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। जब हम कह रहे थे अगर 1 साल से ज्यादा अरसा इन्वॉल्व है दरमियान में डिलीवरी और कैश के, या कैश और डिलीवरी के, मतलब
डिलीवरी आ जाए और कैश 2 साल बाद है, या कैश आ जाए डिलीवरी 1 साल से ज़्यादा अरसे का अगर बीच में वक्त पड़ जाए, तो हम कहते हैं ये कोई ऑर्डिनरी सेल की ट्रांजैक्शन नहीं है। दिस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट ऑल्सो। या आपने लोन ले लिया है, लाइक लोन ले लिया, कैश ले लिया, गुड्स बाद में देनी है, या आपने एक तरह से चीज़ उधार पे दे दी, तो आपने लोन दे दिया एक तरह से, तो आप इंटरेस्ट कमा रहे हो या इंटरेस्ट इनकर कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या कर रहे थे हम फैक्टर्स को कंसिडर जो करते हैं वाइल कैलकुलेटिंग ट्रांजैक्शन प्राइस, वो कौन कौन से हैं वो हम देख रहे थे। ठीक है जी, जी बोलें। जी वो में बिल एंड होल्ड में तो सब कुछ हो गया था भाई। उसने मशीन के पैसे भी, उसने पैसे तो सारे ही ले लिए थे, मशीन का रेवेन्यू भी बुक कर लिया था, पार्ट्स का भी बुक कर लिया था, हवाले जो कर दिए थे पार्ट्स। फिर उसके बाद उसने कहा था अब मैं रखूंगा और इनकी हिफाजत करूंगा। ये तीसरी ट्रांजैक्शन, तीसरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बनाई थी हमने कल भाई। सेल तो हो गई थी, आपके पास पड़ी है, अमानत पड़ी है भाई, उसके पैसे वो दे रहा है, कंट्रोल उसके हवाले कर दिया था, वरना रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे। कल की बात कल पूछते, वैसे आपने जाने नहीं देना था। मशीन डिलीवर कर दी हमने डब्बे में डाल के पार्ट्स भी रख दिए, ले जाओ। उन्होंने कहा नहीं यार यहीं पड़े रहे, मैं आपको पैसे देता रहूँगा, हमने तो हवाले कर दिए हैं, तो हम पार्ट्स का रेवेन्यू बुक कर लेंगे। भाईजान आप ये आपके हो गए, जिम्मेदारी आपकी। उसने कहा नहीं यार आप जिम्मेदारी लो, फिर इसके मैं पैसे लूँगा। नो दिस इज अनदर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, उसकी हिफाजत करना। ठीक है ना, तो पार्ट्स और गुड्स बिक गई थी बिल एंड होल्ड में, कस्टोडियन सर्विस तो बाद में आई थी, उसके अलग पैसे लिए थे उसने। ओके डन। तो ये और वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, उसमें तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी, कैश भी आ गया, वो तो अगला समझो काम ही नया शुरू हो गया। अब पार्ट्स के ऊपर तो हिफाजत कर रहा है और पैसे ले रहा है, हर महीने 15,000 की कितना ले रहा था। ठीक है ना, ओके। अच्छा जी, ज़रा पढ़ना शुरू करें यहाँ से, शुरू से, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे जाते हैं। ट्रांजैक्शन प्राइस is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for a transferring promised good or service to customer, excluding amounts collected on behalf of other parties. अली भाई ने एक आइटम बेचा, 100 रुपये का वो था, आजकल 18% टैक्स रेट है ना, सेल्स टैक्स, 118 रुपये का। इनको ग्राहक ने कितना कैश पे किया? ठीक है, सेल या रेवेन्यू कह लें, ये 118 बुक कर लेंगे? कभी नहीं, ये 100 बुक करेंगे और बाकी कहेंगे पेबल टू हुकूमत है। ठीक है, पेबल टू हुकूमत है। क्यों? क्योंकि ये 100 रुपया ने, 118 रुपया जो अली भाई ने कलेक्ट किया है, इसमें से 100 इनका है, 18 इन्होंने गवर्नमेंट को पे करना है, यानी ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट किया गया है। तो IFRS 15 कहता है अगर आपने किसी के बिहाफ पे कोई पैसे कलेक्ट किए हैं, 118 के अंदर तो 118 के अंदर तो 100 हमारा भी बड़ा है ना, लेकिन हुकूमत का कितना हिस्सा है इसमें? तो हुकूमत के बिहाफ पे हमने कितना कलेक्ट किया है? 18 रुपये। इसको ट्रांजैक्शन प्राइस में नहीं डालना है, मतलब इसको रेवेन्यू के तौर पे रिकॉर्ड नहीं करना, अलग कर लिया। ठीक है, उसामा कहाँ से हो आप? हाँ, उसामा ने कॉन्ट्रैक्ट, लाहौर का कौन है स्टूडेंट? हाँ, क्या नाम है? उसामा ने हमाद को कहा कि मैं हूँ सरगोदे का, सरगोदा नहीं है कहना, ये सरगोदे का है। अच्छा, मैं हूँ सरगोदे का, वहाँ से मैं आपको कीनू भेजूंगा, आपने यहाँ पे मेरे एजेंट के तौर पे हमाद उसको सेल करना है। ठीक है, अब आपने कीनू भेजे, हमाद ने वो सेल किए, 50,000, कितने के? 50,000 कितने को भेजे थे? 50,000 रुपए के इसने कीनू बेच दिए। अच्छा, हमाद ने कहा था भाईजान कमीशन कितना मेरा? इसने कहा था 10% तुम रख लेना। तो यहाँ पे इसने लिखा कमीशन इनकम,
जो कि इसकी मेन इनकम है, वो रेवेन्यू ही कहेगा उसको, ठीक है। कमीशन इनकम कितना, 50,000 इंटू 10%, कितना आ गया जी, 5,000, और बाकी 45,000। हाँ हमाद भाई, आपका है, आपका है, आपका है ना, आपका तो मेन काम ही क्या है, कमीशन इनकम, ठीक है, 50,000। तो ये तो आपने कलेक्ट किया है, आप हैं यहां पर एजेंट, आप क्या हैं जी यहां पर एजेंट। आपने ये जो 45,000 कलेक्ट किया है ऑन बिहाफ ऑफ उसामा, ये कलेक्ट किया है, तो स्टैंडर्ड कहता है ये पेबल टू उसामा है, ये आपका रेवेन्यू नहीं है। आपका रेवेन्यू तो 5,000 है, जो आपकी मेन कोर एक्टिविटी है, इसको कमीशन अदर इनकम बना के, इसकी तो मेन कोर एक्टिविटी आपकी है ना कमीशन, ठीक है। तो ये क्या है जी, अमाउंट्स किसी के बिहाफ पे कलेक्ट करें तो उसको ट्रांजैक्शन कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना, ठीक है। ट्रांजैक्शन प्राइस, यार तुम लोग इकट्ठे ही बैठ जाया करो, कम से कम ऐसे आराम से बात तो हो जाएगी। मतलब वो हमेशा इधर बैठे, तुम हमेशा उधर बैठते हो, उसने यूं करके तुम्हारी बात सुनी है, तुमने पता नहीं क्या कोई इसमें कोई साइंस समझ नहीं आती। अच्छा, ट्रांजैक्शन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन टू विच एन एंटिटी expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to customer, excluding amounts collected on behalf of third parties। ठीक है जी, समझ आती है। नेक्स्ट आगे बढ़े जी। An entity shall consider the terms of contract and its customary business practice to determine the transaction price। कहानियां हैं, पढ़ लें, ठीक है। अच्छा पढ़ लेंगे तो अभी पढ़ के देखें, अभी फिर मुझसे सवाल नहीं करना। पढ़ो ज़रा, 1 मिनट पढ़ो, फिर मुझसे सवाल नहीं करना। यहां तक पढ़ना है, क्योंकि सवाल तो इसमें आना है, इधर तो कुछ नहीं आना। क्या ही ना देना कि समझ आ गई है, मैंने फिर भी समझाना है। चले छोटा टाइम ना ज़ाया करें मेरा, मैंने तो पढ़ाना ही है। सुने, मेरी तसल्ली नहीं होगी, सुने। An entity shall consider the terms of contract and its customary business practice to determine the transaction price. The transaction price is the amount of consideration to which the entity expects to exchange and transact promised goods or services, excluding amounts collected on behalf of third parties. The consideration promised in a contract with the customer may include fixed बस ठीक है, मतलब ये कोई पढ़ने वाली बात नहीं थी। आगे बढ़े, मैंने पढ़ के देखा ना कि कोई नहीं, इसकी ज़रूरत तो नहीं थी, बस पहला पढ़ा दिया, ठीक है। और ये अगर आपको, ये बेसिकली डेफिनेशन है। अपेंडिक्स ए का मतलब है जब आपका ये IFRS 15 ख़त्म होगा ना मेन सेक्शंस, उसके बाद उसी में स्टैंडर्ड में ही नीचे अपेंडिक्स एंड पे गिवन होता है, उसमें ये डेफिनेशंस होती हैं, वो जाके आपने ना हाईलाइट कर लेनी है ये, ठीक है। ट्रांजैक्शन प्राइस की डेफिनेशन याद नहीं करनी, हाईलाइट कर लेनी है बस। उसके बाद बस ये ऐसी तफसील थी, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस, an entity shall assume that the goods or services will be transferred to customer as promised in accordance with the existing contract and the contract will। अच्छा, वो ये कह रहा है कि बस इसके अंदर हमने ये अज्यूम करना होता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है बस वही रहेगा, वो मॉडिफाई नहीं होना जब ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन कर रहे होते हैं, तो ठीक है ना भाई, ऐसी जनरल बात है। असल बात यहाँ से शुरू होती है। द ट्रांजैक्शन प्राइस इज नॉट एडजस्टेड फॉर इफेक्ट्स ऑफ कस्टमर्स credit risks, mean bad debt will not be adjusted in transaction price। अच्छा, but transaction price it is adjusted where entity will enforce its rights for only a portion। means देखें जी, मिसाल के तौर पे 100 रुपये की एक आइटम आपने बेची, सेल कितनी की है जी, 100 रुपये की, ठीक है। आपको नहीं रहना, ठीक है, आपको आपका अंदाज़ा है, हालत देख के बंदे की पता लग जाता है जी कि वो बड़ा ज़मींदार जगीदार आदमी है, 100 की बजाय वो 95 दे जाए, 100 पूरा भी दे जाए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। वो मेरे साथ मातड़ देख के बंदा कहेगा यार इसकी हालत देख के तो लगता है कि ये 100 की चीज़ बेच तो दी है, लेकिन इससे 90 ही आ सकते हैं, मिसाल दी मैंने, ठीक है। ये स्टैंडर्ड ना इस अंदाजे पे उम्मीद पे बड़ा चलता है, ठीक है, एस्टिमेशन करवाता है, ठीक है ना। अब स्टैंडर्ड कहता है आपको लगता है कि आपको ये 90 देगा,
यानी कि डिस्काउंट देना पड़ेगा, इससे 90 ही मिल जाए, ये डिस्काउंट की तरह से है, ठीक है ना, लाइक ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो आज ही आप 90 रुपये, यानी आपको 10 रुपये छोड़ने पड़ जाएंगे यार, इसकी हालत देखिए यार, इससे 100 नहीं मिलने, इसको 10 छोड़ने ही पड़ जाएंगे, डिस्काउंट देना ही पड़ जाएगा। सवाल बताएगा, जाहिर सी बात है आपको, तो अंदाज़ा है आपका कि सेल 100 की है, लेकिन 90 रुपये इससे आएंगे, तो सेल 100 की करके बाद में फिर 10 का एक्सपेंस रिकॉर्ड करें। स्टैंडर्ड कहता है नहीं, अंदाज़ा लगाओ, आज जितने आते हुए रिसीव हो रहे हैं नज़र आ रहे हैं, वो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट करो, कितने से, 90 से। हाँ, लेकिन जब देने की बारी आई तो वो कपड़े भी फाड़ के आ गया, जेब भी इधर से फाड़ी हुई है, जेब काटी हुई, उसने कहने लगा इस जेब वाले पैसे बच गए हैं, इस जेब वाले पैसे ही किसी ने निकाल ली, इस तरफ कुछ सवारी बैठी थी, मैं आपको पैसे तो सारे देने आ रहा था 90 के 90, लेकिन भाई गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो अब बस यही कैश बचा है, 78 रुपये पड़े हैं। तो हमने कहा अच्छा यार जा, कोई बात नहीं, डेटर को क्रेडिट किया हमने 90 से। नाउ दिस इज़ बैड डेट रिटर्न ऑफ, दिस इज़ बैड डेट रिटर्न ऑफ। क्या मतलब, अच्छा बैड डेट का अंदाज़ा अगर इधर भी खड़े होकर लग जाए ना, तब भी उसको इस दिन नहीं बुक करना। स्टैंडर्ड कहता है बैड डेट को होने दो, ठीक है, लेकिन डिस्काउंट जो देना पड़ रहा है उसका अंदाज़ा अभी लगाकर उसको अभी से रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। तो ये अंग्रेज़ी वहाँ पे मुश्किल सी करके लिखी हुई है कि ट्रांजैक्शन प्राइस में से, ट्रांजैक्शन प्राइस मीन्स सेल्स, इधर देखो, देखो हमने सेल को नहीं छेड़ा, बैड डेट होने पर सेल को नहीं छेड़ा, बैड डेट रिटर्न ऑफ एक्सपेंस है, ठीक है। अच्छा कोई कहे जी 90 की बजाय 95 ले आए, एक बात ही है ना, हमने तो 100 की चीज़ बेची थी, बिल पे तो हमने 100 लिखा हुआ था, लेकिन अंदाज़ा था कि 90 लेकर ही गुजारा करना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो हमने 90 रिकॉर्ड कर लिया, वो 95 ले आए, तो क्या है, रेवेन्यू नहीं, फिर अदर इनकम बना लेना, बस सेल को नहीं छेड़ना, ठीक है ना, सादा बात। अगर ज़्यादा ले आए तो इनकम बना लेना, यहाँ पे वो 95 ले आए, कैश 95, डेटर 90, तो 5 अदर इनकम, कोई मसला नहीं, ठीक है, क्योंकि अंदाजे के मुताबिक इनकम आ गई ना, चेंज इन एस्टीमेट हो गया आपका, ठीक है ना। तो वो क्या कहता है, आपने ट्रांजैक्शन प्राइस को इफेक्ट डालना है, किसका, डिस्काउंट का, अंदाज़ा लगा के, लेकिन ट्रांजैक्शन प्राइस पे इम्पैक्ट नहीं डालना बैड डेट रिटर्न ऑफ का, ठीक है। ये बात यहां से देखकर अब पढ़ें, द ट्रांजैक्शन प्राइस इज नॉट एडजस्टेड फॉर इफेक्ट्स ऑफ कस्टमर्स क्रेडिट रिस्क। अब अगली लाइन मैं काट देता हूं ताकि आपको समझ आ गई, आपको मतलब आगे लिखा हुआ वो हमने वैसे ही देख लिया, क्या आप ना काटें, मतलब लिखा मीन बैड डेट विल नॉट बी एडजस्टेड इन ट्रांजैक्शन प्राइस, लेकिन आप छोड़ें इसको, ठीक है। सेलिंग में बैड डेट हमेशा सेलिंग में, किसी ज़माने में आईकैप एडमिन में डालता था, लोग डाल देते थे, लेकिन कुछ अरसे बाद लोगों ने कहा, जब ये परफॉर्मेंस वगैरह हम देखने लग गए ना हर डिपार्टमेंट के अलग से, तो एडमिन वालों ने कहा यार हमारा क्या कसूर है, ये अंधाधुंध अन्नेवाह ये बेचते हैं चीज़ें अपनी सेल बढ़ाने के लिए, बंदा बुंदा देखते नहीं हैं, फिर बीच में से बैड डेट हो जाते हैं, एक्सपेंस हमें पड़ जाता है। तो फिर अब रवाज यही है कि बैड डेट को सेलिंग एक्सपेंस कहा जाता है, और आईकैप भी अब इसको सेलिंग एक्सपेंस ही कहता है अपने सवालों के अंदर, ठीक है। अच्छा बात कहाँ हो रही थी, हाँ, द ट्रांजैक्शन प्राइस इज नॉट एडजस्टेड फॉर इफेक्ट्स ऑफ कस्टमर्स क्रेडिट रिस्क, बट द ट्रांजैक्शन प्राइस इज एडजस्टेड वेयर एंटिटी विल एनफोर्स इट्स राइट फॉर ओनली अ पोर्शन ऑफ अमाउंट, यानी कि वो खुद से अगर मतलब वो एनफोर्स कितना 90 करवाना चाह रहा है, ओनली अ पोर्शन ऑफ अमाउंट वो एनफोर्स करवाना चाह रहा है, जो उसको लग रहा है कि 90 ही मैं ले लूँगा, तो बाकी मैं नहीं लूँगा, 10 माफ़ कर दूंगा, तो डिस्काउंट कह के उसको माइनस कर सकता है, ठीक है। कुछ ऐसी बात करने की कोशिश की गई यहाँ पे। अच्छा अब ट्रांजैक्शन प्राइस को डिटरमिन करना है, ये स्टेप 3 है हमारा। तो स्टैंडर्ड कहता है ट्रांजैक्शन प्राइस को डिटरमिन करना है तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखना। वो चीज़ें कौन सी हैं? पहली बात, अगर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट हो तो उसका ख्याल रखना, कैसे रखना है वो हमने रख लिया हुआ है। फिर अगर आपने कोई सर्विस दी है या गुड्स बेची हैं और महमूद बदले में आपको कैश नहीं आया बल्कि नॉन कैश कोई चीज़ आ गई है, तो क्या करना है? जाहिर सी बात है, आपने सर्विस दी, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने पढ़ाया
और ये चने ले आया, इनके इलाके में वहाँ पे होते हैं चने काफ़ी, ठीक है, इन्हें कहा चने दे के पढ़ने हैं मैंने, ठीक है। वो अब मैंने ट्यूशन दी इसको, ट्यूशन पढ़ाई इसको, ये फीस में चने ले आया। अब ये भी सिचुएशन है, मैंने सर्विस दे दी है, मैंने रेवेन्यू बुक करना है और मुझे कंसिडरेशन नॉन कैश मिल गई, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या करना है यहाँ बताएगा अभी हमें स्टैंडर्ड, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल कंसिडरेशन भी होती है। क्या मतलब कि अगर सिलेबस 31 तक ख़त्म हो गया तो कोई एक्स्ट्रा फीस आपसे कॉलेज नहीं लेगा। और अगर, मैंने एग्जांपल सोच के बदली है, पहले मैं कहने लगा था कि अगर कोर्स 31 तक कंप्लीट हो गया तो बच्चे को कोई जुर्माना नहीं पे करेगा कॉलेज, और अगर 31 से लेट हुआ तो हर दिन के साथ जुर्माना पे होगा। ये मैं कहने लगा था एग्जाम्पल, फिर मैं कहा नहीं बदल लो, इनका कोई पता नहीं है, पकड़ लें, ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि अब आपको खुद सोचना चाहिए कि यार ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, उल्टा जो फीस दी थी उससे कुछ ज़्यादा ही दे देनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो आप तो वेरिएबल कंसिडरेशन क्या है, मिसाल के तौर पे एक बिल्डर है, आपने उससे घर बनवाना था, ठीक है, आपने उससे कहा ये घर बनाओ, अगर तुमने ये 1 साल से कम अरसे में बना लिया तो मैं तुम्हें ये मेरा ये 50 लाख का तो कॉन्ट्रैक्ट है ना, 5 लाख में ऊपर दूंगा तुम्हें, और अगर तुम साल से ज़्यादा टाइम ले गए तो फिर कोई इंसेंटिव नहीं है, बल्कि हो सकता है कोई पेनल्टी भी आप डाल दें। अब ये क्या है, असल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कोई इंसेंटिव या कोई पेनल्टी पड़ रही है, इसको कहते हैं वेरिएबल कंसीडरेशन। क्या कहते हैं जी, कैसे कैलकुलेट करना है ये सीखना है आज, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ है जो बस चीज़ है, पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह, अभी भी पढ़ा दूंगा मैं, इसके ये सिलेबस में भी नहीं है, इसकी कोई एग्जांपल भी नहीं, ठीक है, ओके। तो वेरिएबल कंसीडरेशन का लफ्ज़ लिखा हुआ है इधर, इसमें आता है डिस्काउंट, इंसेंटिव या पेनल्टीज, ठीक है। वेरिएबल लीज, चुप कर जाओ, नॉन कंसीडरेशन, नॉन कैश कंसीडरेशन, और आज नहीं करना उधर, ना सोचो, इधर वाली चीज़ इधर रखो फिलहाल, ठीक है। आज एक चीज़ देखने वाली तो ये चीज़ है, तुम पता नहीं क्या देख रहे हो, देखने वाली चीज़ तो ये है, कंसीडरेशन पेएबल। आज तक कभी ऐसा सोचा आपने, सुना आपने? आज तक तो हमेशा कंसीडरेशन पेएबल होती है कस्टमर से, सेलर तो गुड्स सर्विसेज देता है और कस्टमर पैसे देता है। वो कह रहे हैं सेलर पैसे दे रहा है, लेट्स सी, देखते हैं। ये 5 चीज़ें हैं, 5वीं चीज़ मैंने कहा बस चीज़ ही है, कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स ऑफ वेरिएबल, वो देख लेंगे क्या होता है, ठीक है, किसी वक्त, ओके डन। तो भाई सादा सी बात, ट्रांजैक्शन प्राइस को डिटरमिन करना है तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, मैं खुद बताऊंगा जो चीज़ भी है, ठीक है, इधर ध्यान रखें। ट्रांजैक्शन प्राइस को अगर ट्रांजैक्शन प्राइस को डिटरमिन करना है तो 5 चीज़ों का स्टैंडर्ड कहता है ख्याल रखो। नंबर 1 वेरिएबल कंसीडरेशन है तो उसको देख लो, कैसे अभी देखते हैं। नंबर 2 नहीं है। नंबर 3 एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है तो देख लो क्या करना है, वो कर लिया हमने। फिर नंबर 4 कोई नॉन कैश कंसीडरेशन है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है ज़रा मैं बता देता हूँ, वो भी देख लो। यानी ये फैक्टर्स कंसिडर करके ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन करना। और 5वीं चीज़ जो है कंसीडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर है। अब शुरू करते हैं जी। ये तो हो गया टिक, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड तो मैंने रीड तो करवा दिए, लेकिन अब 1 बाय 1 इनको लेकर चलते हैं। तरतीब आगे पीछे हो सकती है। पेज नंबर 440 पे आए। ये तरतीब ना इस तरह से लिख लिया करने वैसे छोटी मोटी करके, बहरहाल वो तरतीब ज़रा बेहतर तरतीब होती है, फिर उसी तरतीब से रिवीजन करोगे ना घर जाके ज़रा इजी हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल 5 पे आया हूँ। एग्जाम्पल 5 एन एंटिटी एंटर्स इनटू आ कॉन्ट्रैक्ट 5, 6, 4, 7। हमने यूँ करना है जी, 5 करनी है, फिर हमने लिख लें कहीं पे 6 करनी है, फिर हमने 4 करनी है, मेन तो यही है, और फिर 7 उस 4 की एक्सटेंशन रिवीजन होगी बेसिकली, ठीक है। और ये स्टेप हम पढ़ने लगे हैं। वैसे स्टेप तो क्या है, स्टेप क्या है, डिटरमिनिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस, जिसके अंदर आज हम देख रहे हैं अगर कंसीडरेशन वेरिएबल हो जाए। सेलर कौन है, बिल्डिंग बनाने वाला, भी एग्जाम्पल के अंदर,
उसको कहा जाएगा जल्दी बनाओ तो फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो अब वो अंदाज़ा लगवाएंगे उससे, ठीक है ना। तो ज़रा देखते हैं क्या देखने लगे आज हम, वेरिएबल कंसीडरेशन। क्या देखने लगे हैं जी, वेरिएबल कंसीडरेशन। एग्जाम्पल 5, एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग एट अ टोटल। अच्छा एक मिनट प्लीज़, ज़रा ये ज़हन में रखिएगा कि आपने आंसर नहीं देखना, आपने अपनी बुक पे देखना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा इधर देखें, अब सारे इधर देखें। एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग एट अ टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ 1000 मिलियन विद अ कंप्लीशन डेट ऑफ 31 दिसंबर X2। द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज अ परफॉर्मेंस बोनस ऑफ 200 मिलियन इफ प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। अब सिचुएशन समझ आई है, सिचुएशन समझ आई है कि 100 मिलियन तो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ पूरा करने का है, लेकिन साथ ही उसे क्या कह दिया हमने, अगर वक्त के अंदर अगर 31 दिसंबर X2 तक पूरा कर लोगे तो 200 मिलियन एक्स्ट्रा देंगे, ठीक है। अच्छा अब सेलर कौन है, जो पैसे देना चाह रहा है, नहीं, बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार वो है सेलर, ठीक है। अब सेलर को बुलाएंगे हम, बुलाएंगे सेलर, इधर आ, इधर आ, बता क्या लगता है तुझे, क्या लगता है तुझे 31 दिसंबर X2 तक कर लेगा, पूरा कर लेगा ये प्रोजेक्ट। कहने लगा बेस्ड ऑन मेरा एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस विद इस तरह के कई कॉन्ट्रैक्ट्स, बड़े कॉन्ट्रैक्ट किए जी, ऐसे मसला ही कोई नहीं जी, ऐसे तो मैं तो महीना डेढ़ पहले ही ख़त्म कर लूँगा, ये तो रूटीन का काम है मेरा जी, मैं रोज़ ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट आते रहते हैं, कोई मसला नहीं है। 31 दिसंबर X2 कुछ भी नहीं है, मैं तो अक्टूबर नवंबर में फारिग हो जाऊँगा ये काम करके, इंशाल्लाह। बोलना भूल गया, अच्छा चलो बोल दिया। फिलहाल तो हमने उसकी एस्टिमेशन पे रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। बेस्ड ऑन एंटिटी एक्सटेंसिव experience with similar contracts, entity estimates that a 90% probability of a timely completion of project। जी भाई, अब हमने कहा क्या लगता है तुम्हें सेलर क्या लगता है, हमने कहा गाली कोई नहीं जी, गाली कोई नहीं, मतलब हो जाएगा इंशाल्लाह, मेरा एक्सपीरियंस है, इस तरह का तजर्बा है मेरा, इस तरह के कई कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने किए, 31 दिसंबर X2 से पहले कर लूँगा, बड़ा हाई चांस बता रहा है वो कि पहले हो जाएगा। अब 2 तरीके बताए थे आपको, पहला तरीका 200 इंटू 90%, कुछ इस तरह से करें, छोड़ें। दूसरा तरीका मोस्ट लाइकली, दूसरा तरीका क्या है, देखो ना, 90% चांस है आने का, तो भाई या तो हम कहते हैं मोस्ट लाइकली, या तो ये 200 आएगा या 200 नहीं आएगा। उसे लगता है 200 आ जाएगा तो ये पूरे का पूरा 200 ले लेते हैं, ठीक है। मोस्ट लाइकली एक्सपेक्टेड वैल्यू भी लग सकता है, लेकिन मैंने आपको कहा था ये बेहतर है। आज एक्सपेक्टेड वैल्यू भी लगेगा मजबूरी में, वो कब लगेगा वो आज ये भी देख लेते हैं हम, ठीक है, सजेशन जो दी गई है। बाकी दोनों मेथड्स हैं स्टैंडर्ड में अलाउड, मोस्ट लाइकली या एक्सपेक्टेड वैल्यू अलाउड दोनों हैं, लेकिन यहाँ पे बेहतर क्या है, मोस्ट लाइकली, क्योंकि ऑप्शंस कितने हैं, 2 ही हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन मैं पढ़ता हूँ, आप रहने दें, इधर देखें। ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स, 200 बोनस विल बी रिसीव्ड, नो बोनस विल बी रिसीव्ड, द मोस्ट लाइकली अमाउंट मेथड प्रेडिक्ट्स द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है जी, मोस्ट लाइकली वाला, और कंक्लूजन क्या निकाला है, ट्रांजैक्शन प्राइस जो है वो 1200 होगी, यानी 1000 में जमा कर दें 200 रुपये, आज ही एंट्री कर दे, रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट 1200 से। अब अगर उस वक्त जाके कुछ गड़बड़ होगी तो भाई एस्टीमेट ही था ना, हो गया चेंज। और लाइबिलिटी, सॉरी यार, लाइबिलिटी कर लो, सॉरी, मतलब रेवेन्यू अल्टीमेटली आज एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी कर लोगे, सारे पैसे भी तो नहीं ना ले लेते होते, ठीक है। वो एंट्रीज तो बड़ी कम्प्लेक्स तरीके से चल रही होंगी, आज अगर पैसे ले लिए हैं तो कैश डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट, फिर जैसे जैसे बनाता जा रहा है लाइबिलिटी डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट। इसमें भी 2 तरह के होते हैं, पूरा घर बना के देना है या ठेका उसको दिया कंस्ट्रक्शन का। क्या मतलब, फ़ोन किया भाईजान फलां सोसाइटी में एक घर बना दें, प्लॉट भी आप खुद लें, सब कुछ आप करें, वो बंदा घर के पैसे पूरे एक ही बार रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा जब घर डिलीवर करेगा। और हमने ये, इसने क्या किया है, हमने फ़ोन किया भाईजान फलां प्लॉट हमारा पड़ा है, उसके ऊपर घर बनाना शुरू कर दें, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब पहली मंजिल पे पहुंचा था, काम पसंद नहीं आया, पान कल तो ना आना, आगे हम खुद बनवा लेंगे, हमारी प्रेमिसेस तो ठीक है,
तो जिस बंदे ने पूरा घर बना के देना है अपनी ज़मीन पे, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड करता है जब घर दे देता है, और जो ऐसा होता है वो साथ साथ रेवेन्यू बुक करता रहता है। बहरहाल ये चीज़ पढ़ेंगे फिर किसी वक्त, ठीक है बेटा। मेन मकसद बोनस क्या मतलब, ये कोई एक्स्ट्रा इनकम है? ये आपको बिल्डिंग बनाने से ही इनकम आ रही है भाईजान। क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। बिजनेस का मकसद बिल्डिंग बनाना है। वो बिल्डिंग जल्दी बन रही है, वो बिल्डिंग जल्दी बन रही है। इस बिल्डिंग से भी जो स्क्रैप होगा वो इसका रेवेन्यू नहीं होगा, इसमें भी स्क्रैप आता है, पता है ना। नीचे सीमेंट इधर गिर गुर जाता है, ईंटें टूट जाती हैं, वो फिर उठा के वो कबाड़िए को बेच दें। अगर कोई चीज़ ऐसा कोई मटेरियल है, लकड़ी का काम हुआ, सारा उठाया कबाड़िए को बेच दिया, नहीं डाल सकते ना बेटा। अभी तो हम बात ये कर रहे हैं कि हमने ट्रांजैक्शन प्राइस में इस इंसेंटिव को ऐड कर देना है। ये कोई नॉन कोर एक्टिविटी नहीं है, तो बड़ी फजूल सी तरफ चल पड़े हैं आप। आज तक किसी बच्चे ने ज़िंदगी में मुझसे ऐसा सवाल नहीं किया कि मतलब बिल्डिंग बनाना काम है, वो बिल्डिंग बनाने के पैसे जल्दी बनाने पर ज़्यादा मिल रहे हैं, तो वो ज़्यादा वाले पैसे अदर इनकम है। ये तो वही बात हो गई, अगर मैं आपको अच्छा पढ़ाऊँ तो मेरी फीस में से कुछ ज़्यादा फीस अगर आप दो तो मैं अदर इनकम बनाऊँ। भाई नहीं, मेरा काम है, मेरी कोशिश करनी चाहिए मैं अच्छे से अच्छा पढ़ाऊँ, और वो सारे का सारा मेरा रेवेन्यू ही है। मेन एक्टिविटी देखो, ठीक है, वो क्या है? बिल्डिंग बनाना। अगर उसके साथ कोई और एक्स्ट्रा काम शुरू कर दे, उसके पैसे अलग मिले, फिर आप ये बात कर सकते हो। ये तो बात ही आउट ऑफ क्वेश्चन थी, ठीक है। वापस आए जी, वापस आए, फोकस बहुत दूर चला गया, बिल्कुल वापस आ जाएं, वापस अपनी जगह पे आए। सादा बात, एंटिटी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग एट अ टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ 1000, लेकिन साथ ही कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया अगर जल्दी बना दोगे तो आपको 1200 देंगे इसी बिल्डिंग बनाने का। तो हमारा सवाल, ट्रांजैक्शन प्राइस, चाहे वो रेवेन्यू आज ही रिकॉर्ड होना है या 10 साल में होना है, उसकी बात बाद में है। ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन कर रहे हैं ना फिलहाल। तो देखो, एक चीज ट्रांजैक्शन प्राइस हमने डिटरमिन कर ली, अब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई तो उसकी एंट्री होगी रेवेन्यू क्रेडिट, नहीं हुई तो उसकी एंट्री होगी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। वो तो बात की बात है, फिलहाल अमाउंट कितनी है जिससे एंट्री करनी है वो डिटरमिन कर रहे हैं। इज इट क्लियर? यानी हम वो जो बनाते थे यहां पे करके एलोकेशन ट्रांजैक्शन प्राइस, तो मोबाइल वाला दस्ती रिकॉर्ड कर लिया, सर्विस वाला आहिस्ता आहिस्ता। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अमाउंट कितनी है वो निकाल लो, बाकी रिकॉर्डिंग बाद में देखेंगे, वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के साथ साथ होती है। वो स्टेप 4 है एलोकेट ट्रांजैक्शन प्राइस, और फिर स्टेप 5 है रिकॉर्ड रेवेन्यू व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। अभी तो हम अमाउंट निकाल रहे हैं कि कितनी अमाउंट होगी, जरा ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन तो कर लें, ठीक है। बाकी अकाउंटिंग अभी भी वैसे ही है। तो सादा बात, कॉन्ट्रैक्ट किया 1000 रुपए की बिल्डिंग बना दो, और अगर जल्दी बना दी तो तुम्हें 1200 रुपए देंगे, ये कह के कस्टमर चला गया। अब बैठ के सेलर ने सोचना है क्या मैं 31 दिसंबर X2 तक बना लूंगा। अगर इसको इतना हाई चांस है कि बना लेगा तो फिर आज ही ट्रांजैक्शन प्राइस 1200 रखे। अगली अकाउंटिंग तो फिर उसी हिसाब से है ना, अगर सारी बिल्डिंग बना के दे दिया तो फिर सारा 1200 रिकॉर्ड कर ले, नहीं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके करे, ठीक है। वो बात की बात है। ये परसेंटेज लग रही थी कंप्लीशन के ऊपर, वो तो पहले से पढ़ा हुआ है हमने। 50% से ऊपर हो तो प्रोबेबल हो जाता है, हाई चांस। ये नॉर्मल, ये कोई IAS 37 ने लिख के नहीं बताया हुआ। ये भी बता दूं आपको आज के 50% से ऊपर प्रोबेबल है, ये हम अकाउंटेंट्स ने बताया हुआ है। वो तो कहता है बस हाई चांस प्रोबेबल है, तो हम कहते हैं 50% से ऊपर को प्रोबेबल कहते हैं, 50% से नीचे को पॉसिबल कहते हैं, और 5% नीचे को भी रिमोट कहते हैं। स्टैंडर्ड ने कोई सिवाय आपके IFRS 8 ने जो दिए स्टैंडर्ड्स परसेंटेज, वो बाहर स्टैंडर्ड ने परसेंटेज दे दिए, वरना मटीरियलिटी वगैरह ये सब कुछ हमारी जजमेंट पे छोड़ा होता है स्टैंडर्ड ने वैसे भी, ठीक है। ओके, कहीं किसी स्टैंडर्ड में IAS 37 में कोई परसेंटेज नहीं थी। IAS 38 पढ़ा, आपको याद होगा, हमने कहा था यूजफुल लाइफ 75% हो, अगर लीज टर्म 75% हो यूजफुल लाइफ का, तो ये यस है। अब स्टैंडर्ड ने कहीं 75% नहीं लिखा हुआ, उसने ये लिखा हुआ है मेजर पोर्शन लाइफ का लीज टर्म के अंदर आ जाए। अब मेजर पोर्शन क्या है, अकाउंटेंट्स ने कहा 75% हो, तो ये हमारी जजमेंट होती है। नॉर्मली जो किताबों के अंदर फिर लिखा होता है, जो नॉर्म चल रही होती है, तो वो रीजनेबल एस्टीमेट्स यूज भी सारी दुनिया में ऐसे ही हो रहे होते हैं। एस्टिमेशंस तो बहुत ज़्यादा लगा दें, तो स्टैंडर्ड हमारे जजमेंट के ऊपर छोड़ता है, ठीक है। ओके, तो 90% बहुत हाई चांस है, नज़र आ रहा है। मतलब
कंप्लीट होने का चांस ज्यादा है कि कंप्लीट ना होने का? भाई इधर देखो, बड़ी आसान सी बात है। वक्त पे कंप्लीट हो जाएगा इसका चांस ज्यादा है या वक्त पे कंप्लीट नहीं होगा इसका चांस ज्यादा है? वक्त पे कंप्लीट हो जाएगा इसका चांस ज्यादा है। तो फिर आज ही समझ लो आपके 1200 बनेंगे इंशाल्लाह। आज जहन के अंदर 1200 बसा के बैठो और मेहनत करो और पूरे कर लो, कमा लो। ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी है? 1200। पार्ट 2 कर लेते हैं शुरू, अब पहले बताया नहीं आपने जी। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन कहा था आपको करेंगे? पढ़ो, चलो पार्ट 2 शुरू कर लो आप तब तक, इनके पढ़ने तक।